हेलो स्टूडेंट्स, हम सरफेस टेंशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सिस प्रेशर होता है, एक्सिस प्रेशर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कोई भी बबल है आपके पास या फिर वाटर ड्रॉप है, तो वाटर ड्रॉप के अंदर प्रेशर और वाटर ड्रॉप के बाहर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उन दोनों प्रेशर के बीच में कुछ डिफरेंस होता है और उसे ही बोलते हैं हम लोग एक्सिस प्रेशर। अब वो प्रेशर क्यों प्रोड्यूस होता है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज का जो अपने पास टॉपिक है सरफेस टेंशन का, उसके अंदर छोटा सा एक सब टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर। अब ये एक्सिस प्रेशर जो है, या फिर मैं इसे हिंदी के अंदर बात करूं तो इसे हम दाबांतर भी बोल सकते हैं। दाबांतर का मतलब हो गया दो दाबों के बीच का अंतर। तो जो एक्सिस प्रेशर है वो एक्चुअल के अंदर होता क्या है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये आपके पास कोई एक वाटर ड्रॉप है, ये यहाँ पर कोई वाटर ड्रॉप है। अब वाटर ड्रॉप है तो देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस टेंशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी ये संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करता है। और मिनिमम रखने की कोशिश करता है तो जो सरफेस है वो सरफेस अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी सिकुड़ती है। और अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अंदर की साइड का प्रेशर जो है वो बाहर की साइड से थोड़ा ज़्यादा होता है। अंदर की साइड का प्रेशर जो है वो बाहर की साइड के प्रेशर से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है इसी को क्या बोला जाता है, एक्सिस प्रेशर बोला जाता है। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो मैं क्या लिखूंगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस या सरफेस ऑफ लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज, try to minimize its area, try to minimize its area। अब मिनिमाइज कर लेगी एरिया को तो यानी ज़्यादा मैटर कम स्पेस के अंदर वो स्टोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लिक्विड तो उतना ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन वो उसको कम स्पेस के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रही है। तो कम स्पेस के अंदर अगर ज़्यादा लिक्विड को स्टोर करेंगे, इसका सीधा सीधा मीनिंग हो गया कि अंदर का जो साइड, अंदर का जो प्रेशर है, उस वाटर ड्रॉप के अंदर का प्रेशर वो बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन pressure inside a, pressure inside a soap bubble or water drop increases। कम स्पेस के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आ गया तो क्या होगा, प्रेशर जो है इनसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, बबल ले लें तो बबल अगर लेंगे तो अंदर क्या भरी हुई रहेगी, एयर भरी हुई रहेगी। तो एयर जो है वो उसकी सरफेस जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एयर का प्रेशर इंक्रीज होगा। और वाटर ड्रॉप की बात करें तो वहाँ पर मीटर है वाटर, जब वाटर कम स्पेस के अंदर ही हम लोग स्टोर करना चाहेंगे तो उस वाटर का भी प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ इनर एंड आउटर
एरिया ऑफ दिस बबल और ड्रॉप is known as axis pressure, यानी कितना डिफरेंस है अंदर और बाहर। अंदर का जो प्रेशर है वो कितना है, बाहर का प्रेशर वो कितना है, और दोनों प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू अलग अलग, जैसे हम लोग वाटर ड्रॉप की बात करें या फिर हम लोग बबल की बात करें या फिर हम लोग बोलें कि कोई लिक्विड है जिसकी सरफेस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, वो कब बनेगी वो तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। लेकिन अगर कॉनकेव सरफेस है किसी लिक्विड की या कॉन्वेक्स सरफेस है तो वहाँ पर एक्सिस प्रेशर कितना होगा वो वैल्यू हमें डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक्सिस प्रेशर क्या होता है कि कोई भी वाटर ड्रॉप हो या फिर सोप बबल हो, अंदर की साइड का प्रेशर और बाहर की साइड का प्रेशर जो है उसके का प्रेशर और बाहर की साइड का प्रेशर जो है उसके बीच में जितना डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सिस प्रेशर या दाबांतर। यानी अंदर वाली जो सरफेस है, अंदर वाला जो भाग है उस वाटर ड्रॉप का, पानी की बूंद का, और बाहर वाला जो भाग है, उन दोनों भागों के बीच में दाबों का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं दाबांतर या एक्सिस प्रेशर। अब हम अगर अलग अलग सिचुएशन के अंदर देखें कि दाबांतर जो है वो कितना कितना होता है तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं कि एक्सिस प्रेशर जो है वो अलग अलग लिक्विड सरफेस के लिए किस तरीके से हम लोगों को लेना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग एक्सिस प्रेशर ही हम लोग देख रहे हैं और एक्सिस प्रेशर देख रहे हैं अलग अलग टाइप की शेप अगर लिक्विड की बन रही हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट अपने पास होता है कि कोई भी लिक्विड है और उस लिक्विड की सरफेस जो है वो कैसी हो, प्लेन हो। यानी प्लेन सरफेस के लिए किस तरीके से कैसे एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा। तो प्लेन सरफेस की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे अपने पास यहाँ पर कोई एक लिक्विड सरफेस है और वो लिक्विड सरफेस कैसी है, बिल्कुल प्लेन है। यानी इस तरीके से कोई लिक्विड भरा हुआ है जिसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सिस प्रेशर की तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस प्रेशर क्या होता है। अगर मैं बाहर का यहाँ का जो प्रेशर है वो एज्यूम करूँ PA और यहाँ का प्रेशर जो है वो एज्यूम करूँ PB, तो मैं बोलूँगा कि अंदर का वाला जो प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो यहाँ पर एक्सिस प्रेशर है वो एक्सिस प्रेशर प्लेन सरफेस के लिए जो है वो कितना होगा। तो जब प्लेन सरफेस की बात करें तो प्लेन सरफेस में अब देखो इस चीज़ को ऐसे देखो कि अगर मैं बाहर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता, ठीक है, प्रेशर अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता तो इस लिक्विड की जो सरफेस है वो लिक्विड की सरफेस बीच से थोड़ी सी नीचे की ओर दब जाती। यानी मैं बोलूँगा कि इसकी जो शेप है रिजल्टेंट वो इस तरीके से हो जाती, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा और अंदर का प्रेशर कम होता। तो अब अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम होता तो इस लिक्विड की सरफेस जो है वो इस तरीके से ऊपर की ओर उठ जाती, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स लगा था वो उस तरफ, तो इस तरीके से सरफेस हो जाती। अब ये जो सरफेस है वो क्या है, प्लेन है बिल्कुल। और प्लेन सरफेस होने का मीनिंग है कि इन दोनों का जो प्रेशर है, दोनों एरिया का, आउटर एरिया का और इनर एरिया का, वो दोनों ही प्रेशर क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी PA इज इक्वल टू PB।
अब एक्सिस प्रेशर की अगर बात करें तो एक्सिस प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर का डिफरेंस होता है वो बोला जाता है एक्सिस प्रेशर। तो पीए और पीबी के अंदर कितना डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ, इक्वल है प्लेन सरफेस के लिए। तो जब प्लेन सरफेस हम लोग लेते हैं या क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ जाए प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस के अंदर जो एक्सिस प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 0, यानी इनर एरिया और आउटर एरिया दोनों का प्रेशर कैसा रहता है, सेम रहता है। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कोई आपके पास कॉनकेव सरफेस बन रही है, कॉनकेव सरफेस अगर बन रही है, तो कॉनकेव सरफेस सबसे पहली बात तो किस तरीके की बनेगी, तो हम बोलते हैं कि कोई भी अपने पास इस तरीके से लिक्विड है, यहाँ पर इस तरीके से लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब सरफेस जो है इसकी वो कैसी है, तो सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस मैं बोलूँगा इसकी है कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस बनाओ, कॉनकेव सरफेस किस तरीके की होगी, इस तरीके से, ये क्या हो गई यहाँ पर कॉनकेव सरफेस हो गई। तो अब अगर इस सरफेस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्रेशर की, तो सबसे पहले तो हम डिनोट कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जो है इसको हमने कितना ले लिया, PA। यहाँ पर जो प्रेशर है इसको हमने कितना ले लिया, PB ले लिया। अब क्या आप बता सकते हो क्या कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा इसकी शेप बन रही है कॉनकेव। कॉनकेव शेप बनने का मतलब है कि ऊपर की ओर जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है और नीचे की ओर जो प्रेशर है वो क्या है, कम। इसी वजह से ये जो लिक्विड की सरफेस है वो नीचे की ओर चली गई है। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करना हो कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वो तो ये लिख सकते हैं कि आउटर एरिया का प्रेशर जो है वो इनर एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो कितना ज़्यादा होगा वो आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर अब डिफरेंस है दोनों के प्रेशर के बीच में, वो डिफरेंस कितना होता है, 2T/R। जो डिफरेंस होता है या एक्सिस प्रेशर होता है वो एक्सिस प्रेशर कितना होगा, 2T/R होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और R जो होती है यहाँ पर वो है रेडियस, कि यहाँ पर अगर ये जो हमने वेसल लिया है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, अगर ये कोई ट्यूब है तो उस ट्यूब की रेडियस क्या होती है, कैपिटल R होती है। T क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन, कि जो लिक्विड भरा हुआ है उसका सरफेस टेंशन है T। तो जो एक्सिस प्रेशर है वो कितना होता है, 2T/R होता है। अब अगर इस एक्सिस प्रेशर की हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो देखो कौन सा प्रेशर ज़्यादा था, आउटर वाला। तो आउटर वाला ज़्यादा था तो ये जो डेल P एक्सिस प्रेशर है, इस डेल P एक्सिस ज़्यादा था तो ये जो डेल P एक्सिस प्रेशर है, इस डेल P एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। अब इसी तरीके से अगर हम थर्ड पर चलें तो अगर अपने पास कॉन्वेक्स सरफेस हो, थर्ड अगर हम बात करें कि कोई भी लिक्विड जो है उसकी सरफेस हो कॉन्वेक्स सरफेस, तो कॉन्वेक्स सरफेस का अगर लिक्विड है आपके पास तो उसके अंदर एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो शेप की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपके पास कोई एक ट्यूब है या वेसल है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर। अब सरफेस इसकी बनाना चाहें तो सरफेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसी सरफेस है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स सरफेस किस तरीके से होती है, जो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है सेंटर से। तो सेंटर से अगर ऊपर उठी हुई है तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर दो प्रेशर डिनोट कर लेते हैं। एक प्रेशर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, इसको मैंने लिख दिया PA। यहाँ पर एक प्रेशर ले लेते हैं PB। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, कि जिधर का प्रेशर ज़्यादा होगा उधर का लिक्विड कम प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यानी अंदर वाला जो पार्ट है इस पार्ट का प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ये बाहर की ओर निकल रहा है, और जो बाहर वाला पार्ट है इसका प्रेशर क्या है, कम है। तो
अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा, तो अंदर वाले पार्ट का प्रेशर बाहर वाले पार्ट के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो डेल पी जो होता है यहाँ पर दोनों के प्रेशर के बीच का डिफरेंस, या जिसे हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर, वो एक्सिस प्रेशर कितना होता है 2T बाई कैपिटल आर, यानी बिल्कुल सेम ही है। एक्सिस प्रेशर जो है वो क्या है, दोनों का सेम ही है। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस किसका आएगा, तो डिफरेंस आएगा डायरेक्शन का, कि इसके अंदर जो है वो अंदर वाले पार्ट का प्रेशर कम, बाहर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी एक्सिस प्रेशर की। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो डायरेक्शन है एक्सिस प्रेशर की वो किधर होगी, तो मैं बोलूँगा डेल पी की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, बाहर की ओर, या अपवर्ड भी मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। आर वही जो ये अपने पास ट्यूब है, चाहे वो कैपिलरी ट्यूब हो या फिर कोई भी ग्लास ट्यूब हो, तो उसकी रेडियस हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें फोर्थ की, तो अपने पास है कोई वाटर ड्रॉप। फोर्थ अगर हम बात करें तो फोर्थ है अपने पास वाटर ड्रॉप, या फिर वाटर ड्रॉप ना बोलकर इसको मैं ड्रॉप ही बोल देता हूँ। चाहे किसी भी लिक्विड की ड्रॉप हो, बूंद हो, तो लिक्विड की ड्रॉप की बात करें तो उसके अंदर एक्सिस प्रेशर किस तरीके से होगा, तो हमने बोल दिया कि जैसे ये कोई आपके पास वाटर ड्रॉप है, ठीक है, ये इसका सेंटर रहा। अब इसके अंदर क्या होगा कि आउटर पार्ट जो है इस ड्रॉप के बाहर का, यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया इसका प्रेशर है PA, ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट है इसका, उसका प्रेशर कितना है PB। ये इस अंदर वाले पार्ट का प्रेशर है। अब इन दोनों प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस प्रेशर बोलेंगे। और इस एक्सिस प्रेशर की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि कोई भी वाटर ड्रॉप जो है उसकी सरफेस अपना एरिया मिनिमम करने की कोशिश करती है। तो मिनिमम करने की ये कोशिश करती है तो हम बोलेंगे कि अंदर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा कि जगह ये कम कर रहा है, लिक्विड उतना ही भर रहा है, तो जगह कम कर रहा है और लिक्विड उतना ही है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ का इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें यहाँ पर, या ये बात करें कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो मैं बोलूँगा जो बी वाला प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बी वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो एक्सिस प्रेशर होगा यहाँ पर, उस एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। उस एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। और एक्सिस प्रेशर यहाँ पर होगा कितना, तो एक्सिस प्रेशर की अगर हम बात करें तो डेल पी जो है अपने पास, वो डेल पी कितना हो जाएगा, एक्सिस प्रेशर 2T बाई आर। और यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो है इसकी रेडियस, यानी जो आपके पास ड्रॉप है इस ड्रॉप की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। और टी क्या है, जिस भी लिक्विड की ये ड्रॉप बनी हुई है उसका सरफेस टेंशन। अब एक चीज यहाँ पर हम लिखनी छोड़ दी हमने, कौन सी, कि कौन सा प्रेशर ज्यादा, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा, अंदर वाले पार्ट का, यानी PB ग्रेटर देन PA। तो ये हमने चार केस यहाँ पर देखे हैं, चारों के लिए एक्सिस प्रेशर रिपीट कर देता हूँ मैं वापस से। प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के लिए एक्सिस प्रेशर कितना होता है, 0। अगर कॉनकेव सरफेस है तो कॉनकेव सरफेस होने का मीनिंग है कि बाहर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा, अंदर वाले पार्ट का प्रेशर कम, तो जो एक्सिस प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 2T बाई आर। अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो कॉन्वेक्स सरफेस होती है तो अंदर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा, बाहर वाले पार्ट का प्रेशर कम, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2T बाई आर, और वही क्या होता है, एक्सिस प्रेशर। इसी तरीके से अगर कोई लिक्विड की ड्रॉप है, चाहे वो वाटर ड्रॉप हो या मरकरी ड्रॉप हो, किसी भी लिक्विड की ड्रॉप हो, तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि अंदर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा, बाहर वाले पार्ट का प्रेशर कम, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर वाले पार्ट का एरिया कम हो जाएगा। यानी मैं सीधा ऐसे बोल सकता हूँ कि जो स्फेयर है, ये
इस स्फीयर का एरिया जो है, सॉरी वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर ज़्यादा। तो अंदर ज़्यादा प्रेशर, बाहर वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर ज़्यादा। तो अंदर ज़्यादा प्रेशर, बाहर प्रेशर कम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है 2T/R, और इसे ही हम क्या बोलते हैं एक्सिस से प्रेशर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट केस जो है 5th नंबर, नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो अपने पास है 5th नंबर, वो है बबल की हम लोग बात करते हैं। बबल इन एयर, यानी कोई भी सोप बबल भी हो सकता है। सोप बबल अगर एयर के अंदर है तो उस पर कितना एक्सिस प्रेशर होगा। तो सोप बबल की अगर हम बात करें तो देख लो, ये जैसे अपने पास सोप बबल है जिसकी रेडियस हमने ले रखी है कैपिटल है R। अब अगर यहाँ पर प्रेशर की हम लोग बात करें तो बाहर वाले पार्ट का हमने प्रेशर ले लिया PA, और अंदर वाला जो पार्ट है उसका प्रेशर ले लिया हमने PB। तो यहाँ पर हमने प्रेशर ले लिया। अब कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, तो सेम वही है यहाँ पर कि बबल जो है वो क्या करेगा, अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अंदर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो अंदर वाले पार्ट का प्रेशर है वो बाहर वाले पार्ट के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा वो अगर देखना चाहें हम लोग तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्सिस प्रेशर यहाँ पर बोलना चाहें तो एक्सिस प्रेशर जो होता है डेल P, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ध्यान रखना, बबल जब एयर के अंदर है तो बाहर वाली सरफेस और अंदर वाली सरफेस दोनों ही एयर के साथ टच में है। बाहर वाली सरफेस के साथ भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर वाली सरफेस के साथ भी एयर के मॉलिक्यूल है, क्योंकि बबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों सरफेस जो हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स के टच में है। तो जो यहाँ पर एक्सिस प्रेशर होगा वो हो जाएगा 4T/R। जो एक्सिस प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 4T/R। और इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, यानी ये जो अंदर वाला प्रेशर है ये ज़्यादा होगा और अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब डेल P जो है एक्स्ट्रा प्रेशर जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी बबल को अगर लिक्विड के अंदर हम लोग रख दें, 6th केस अगर हम ले लें कि बबल इन लिक्विड, यानी जैसे कोई वाटर है और उस वाटर के अंदर कोई बबल बन रहे हैं, तो बबल लिक्विड के अंदर जब होता है तो एक्सिस प्रेशर कितना, तो हम बोलेंगे वही बबल है अपने पास यहाँ पर, लेकिन अब वो किसके अंदर है, अब वो है लिक्विड के अंदर। अब लिक्विड के अंदर है तो इस बबल के अंदर तो लिक्विड नहीं है, लेकिन बाहर वाली सरफेस जो है वो लिक्विड के साथ टच में है और अंदर जो है वो क्या है, एयर है। अगर इसकी रेडियस R है तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हम बात करेंगे कि बाहर जो वाटर है उसका प्रेशर है PA, और जो अंदर यहाँ पर है एयर, इसका प्रेशर है PB। तो वही कि भाई यहाँ पर बबल बन रहा है तो हम बोलेंगे ये अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, और मिनिमाइज कोर्स करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब होगा कि अंदर वाला जो पार्ट है इसका प्रेशर ज़्यादा और बाहर वाला जो पार्ट है इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अंदर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा, बाहर वाले पार्ट का प्रेशर है कम। तो हम बोल सकते हैं कि PB इज ग्रेटर देन PA, और कितना ग्रेटर होगा वो बन जाएगा एक्सिस प्रेशर। तो एक्सिस प्रेशर अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो एक ही सरफेस है जो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टच में है, तो एक ही सरफेस टच में है। तो देखो इसके अंदर तो दोनों की दोनों सरफेस की वजह से फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो एक ही सरफेस है। तो डबल के अंदर आंसर क्या आया 4T/R, तो सिंगल क्या जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 2T/R, और R इस बबल की रेडियस है।
तो एक्सिस प्रेशर अगर बब्बल की बात करें तो अगर वो एयर के अंदर है तो 4T/R, अगर वो बब्बल लिक्विड के अंदर है तो जो डेल पी एक्सिस प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 2T/R। अब अगर इसी बब्बल को हम h हाइट वाले फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के नीचे हम लोग कहीं पर दे दें, जैसे कोई भी हाइट h का कोई भी पॉन्ड है और उस h हाइट के पॉन्ड के बिल्कुल पेंदे के ऊपर, बिल्कुल जो बॉटम है उसके ऊपर यही अपने पास एयर बबल है, जिस और उस लिक्विड की डेंसिटी अपने पास अगर गिवन हो स्मॉल d, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, तो जो एक्सिस प्रेशर है वो एक्सिस प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो देखो कैसे करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट जो 7th नंबर केस है वो क्या आ जाएगा, बबल एट डेप्थ h इन लिक्विड ऑफ हाइट h। अगर कोई बब्बल हाइट h, अगर कोई बब्बल h हाइट के लिक्विड के नीचे हो कहीं पर, ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम लोग कंडीशन क्या बना रहे हैं कि जैसे ये कोई यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इस लिक्विड की हाइट आपको दे रखी है स्मॉल h, इस लिक्विड की हाइट जो है वो कितनी है स्मॉल h, और इस h हाइट के ऊपर एक वाटर बबल है, इस h हाइट पर एक कोई वाटर बबल है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है कैपिटल R हम लोग लेते हैं। तो जब इसकी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम एक्सिस प्रेशर की बात करें तो मैं बोलूँगा एक प्रेशर जो है वो तो हो जाएगा यहाँ पर अंदर, ठीक है, इसे तो हम किससे डिनोट कर लेते हैं PB से, और एक होगा यहाँ पर बाहर जिसे हम किससे डिनोट कर लेते हैं PA से डिनोट कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पर कंडीशन, देखो क्या क्या होगा कि यहाँ पर दो तरीके से प्रेशर यहाँ पर लगेगा। कैसे कि एक प्रेशर तो इसका खुद है, जो एक्सिस प्रेशर हमने देखा था कि लिक्विड के अंदर बबल होता है तो एक्सिस प्रेशर कितना होता है 2T/R होता है, और दूसरा प्रेशर कौन सा अप्लाई होगा कि इसके ऊपर लिक्विड जो है ये लिक्विड भी इस बबल पर क्या लगाएगा प्रेशर लगाएगा, और h हाइट तक लिक्विड अगर भरा हुआ हो उसकी डेंसिटी अगर अपने पास गिवन हो तो h हाइट तक अगर d डेंसिटी का कोई लिक्विड भरा हुआ है तो उसकी वजह से कितना प्रेशर अप्लाई होता है। तो अगर हम बात करें कि उसकी वजह से कितना प्रेशर अप्लाई होगा तो मैं लिखूंगा जो एक्सिस प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, एक तो लिक्विड के अंदर है ये, तो लिक्विड के अंदर है तो एक्सिस प्रेशर एक तो कितना हो गया 2T/R, प्लस में इस h हाइट के लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर इस पर लगेगा, तो h हाइट के लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम कितना लिखते हैं HDG। अगर D जो है वो क्या हो, D जो है वो हो लिक्विड की डेंसिटी। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी स्मॉल d है, हाइट स्मॉल h है, तो जो एक्सिस प्रेशर है वो एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा 2T/R प्लस HDG। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि इस एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो एक्सिस प्रेशर की पहले किधर डायरेक्शन थी, तो पहले डायरेक्शन थी कि अंदर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा, बाहर वाले पार्ट का प्रेशर कम। तो इसका मतलब ये जो बबल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब इसके ऊपर जितना ज़्यादा लिक्विड भरा जाएगा ये उतना ही
ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी अंदर वाले पार्ट का प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और अंदर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर वाले पार्ट का प्रेशर जो है वो कम होगा, तो हम बोलेंगे कि जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा? HdG। तो अंदर वाले पार्ट का जो प्रेशर है वो बाहर वाले पार्ट से क्या होगा? ज़्यादा। कितना ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे एक्सिस प्रेशर। चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अगर कोई यहाँ पर जो भी सरफेस हम ले रहे हैं, अगर सिलेंड्रिकल हम लोग लें, सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस लें, तो किस तरीके से वहाँ पर हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, एक्सिस प्रेशर की। नेक्स्ट 8 नंबर केस जो है वो हम देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस हो, सिलेंड्रिकल लिक्विड सरफेस हो, तो किस तरीके से हम वहाँ पर कितना लिखेंगे एक्सिस प्रेशर को। तो सिलेंड्रिकल होने का मीनिंग क्या हो गया? सिलेंड्रिकल होने का मीनिंग हो गया कि आपके पास जो लिक्विड भरा हुआ है वो किसी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर या सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर भरा हुआ है यानी इस तरीके से ये कोई वेसल है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। अब जब इस तरीके की कोई शेप आ जाए तो अगर हमें एक्सिस प्रेशर यहाँ पर देखना हो तो जो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी होती है। अगर हम एक्सिस प्रेशर लिखना चाहें सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए तो जो एक्सिस प्रेशर है वो होता है T/R, यानी जो प्रेशर यहाँ पर जो प्रेशर के बीच में डिफरेंस है इनर और आउटर साइड की बात करें तो अंदर व बाहर वाली सरफेस की अगर हम PA ले लें, अंदर वाली सरफेस की बात करें तो PB ले लें, तो हम क्या बोलेंगे कि जो इन दोनों प्रेशर का डिफरेंस है वो प्रेशर का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? T/R के इक्वल आएगा, जिसे हम बोलेंगे एक्सिस प्रेशर। नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं कि कोई भी लिक्विड सरफेस है अगर उसकी रेडियस जो है वो अनइक्वल हो, यानी जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसकी रेडियस जो है वो हर जगह से क्या थी? सेम थी। अब अगर हम ऐसा कोई केस ले लें जिसके अंदर इसकी सरफेस जो है या फिर इसकी जो रेडियाई जो है, रेडियस जो है वो अलग अलग हो, तो रेडियस अगर अलग अलग होगी तो एक्सिस प्रेशर वहाँ पर किस तरीके से हम लोग देखेंगे और कितना होगा वो। तो नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें 9th केस की, तो 9th केस क्या है अपने पास? लिक्विड सरफेस ऑफ अनइक्वल रेडियाई, अनइक्वल रेडियाई यानी अनइक्वल रेडियस की कोई भी सरफेस है, अनइक्वल रेडियस की कोई भी सरफेस है आपके पास कैसी, ठीक है, जिसकी रेडियस इक्वल नहीं है। तो मैं अगर एक्सिस प्रेशर की बात करूंगा यहाँ पर तो जो एक्सिस प्रेशर है वो बिल्कुल इसके सेम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस जो है वो क्या आएगा कि जो डेल P है वो अगर R रेडियस इक्वल होती तो T/R हो जाता, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो वो हो जाएगा T1/R1 + 1/R2, यानी R1 और R2 जो है इसको मिलाकर हम लोग यहाँ पर एक कॉमन रेडियस लेते हैं जिसकी वैल्यू होगी R1 + R2/R1/R2, यानी 1/R1 + 1/R2 वैल्यू उसकी होगी। तो अनइक्वल रेडियाई की कोई भी लिक्विड सरफेस हो तो उसके लिए एक्सिस प्रेशर कितना होता है? T1/R1 + में 1/R2। चलिए नेक्स्ट और लास्ट केस की अगर हम बात करें कि कोई लिक्विड की फिल्म हो अनइक्वल रेडियाई की, लिक्विड की फिल्म हो अनइक्वल रेडियाई की, तो उसके लिए यहीं पर हम लोग नोट कर लेते हैं लिक्विड फिल्म ऑफ
अनइक्वल रेडियाई, अनइक्वल रेडियाई। अब पहली बात तो ये कि लिक्विड फिल्म क्या होती है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो गया, लिक्विड सरफेस में और लिक्विड फिल्म के अंदर। तो लिक्विड सरफेस की हम लोग बात करें तो सरफेस की बात करेंगे तो अंदर तो लिक्विड है और बाहर की साइड एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन लिक्विड फिल्म की हम बात करें तो लिक्विड फिल्म की बात करेंगे यानी एक कोई कागज़ है जिसके इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, यानी दोनों सरफेस, यहाँ पर जो सरफेस है वो कितनी काउंट होगी, 2, क्योंकि इधर भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे और इधर भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कोई लिक्विड फिल्म की बात करें तो लिक्विड फिल्म का मीनिंग है कि अपने पास कोई एक ऐसी सरफेस है जिसके एक तरफ एयर, दूसरी तरफ भी एयर है। अगर सरफेस की बात करें तो एक तरफ लिक्विड और दूसरी तरफ एयर है। तो फिल्म की अगर हम बात करें जो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू है वो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू इसकी जस्ट क्या हो जाएगी, डबल, क्योंकि इसके अंदर तो एक तरफ लिक्विड दूसरी तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स थे और इसके अंदर क्या होगा, दोनों ही तरफ, दोनों ही साइड जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो अनइक्वल रेडियाई है, तो अनइक्वल रेडियाई की कैसी भी शेप हो सकती है यहाँ पर। लेकिन जो बात करेंगे हम लोग, जैसे इसके अंदर हमने लिक्विड शो किया है वैसे इसके अंदर हम लिक्विड शो नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड की केवल सरफेस ही है ये या फिल्म ही है ये, इसके दोनों तरफ जो है वो क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो डेल पी एक्सिस प्रेशर की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो हो जाएगी 2T 1/R1 + 1/R2। अब अगर इसके R1 और R2 की बात करें तो आपको दो सरफेस देगा। अनइक्वल रेडियाई की बात कर रहे हैं तो अनइक्वल रेडियाई यानी आपको दो रेडियस देगा वो अलग अलग, जैसे 2 मीटर 5 मीटर दे दी, 2 मीटर 2.5 मीटर आपको रेडियस दे दी। तो दोनों अलग अलग रेडियस आपको लिखकर एक्सिस प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फिल्म की बात करें तो एक आपको हाफ पार्ट जो है वो R1 रेडियस का दे दिया, हाफ पार्ट जो है वो R2 रेडियस का दे देगा। तो उसके बेसिस पर हम एक्सिस प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सिस प्रेशर के ये कॉमनली यूज होने वाले 10 अपने पास केसेस थे जो हमने स्टडी यहाँ पर किए हैं, और इन सब का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जब सिलेंड्रिकल सरफेस हो तो कितनी एक्सिस प्रेशर होती है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस है तो कैसी, कॉनकेव है तो किस तरीके का एक्सिस प्रेशर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नोट डाउन कीजिए। एक्सिस प्रेशर के इन सारे फॉर्मूलों को देखकर हमें एक बात जो है वो ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि देखो जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं सब के अंदर रेडियस जो आ रही है वो क्या आ रही है, अपॉन के अंदर आ रही है। यानी जो एक्सिस प्रेशर होता है वो रेडियस के क्या होता है, बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है। और अगर हम बात करें साइज की कि अगर एक कोई बड़ा वाटर ड्रॉप है और कोई छोटी स्मॉलर वाटर ड्रॉप है तो किसके अंदर एक्सिस प्रेशर ज़्यादा होगा, तो स्मॉलर। और अगर बिगर वाटर ड्रॉप की बात करें हम लोग तो स्मॉलर वाटर ड्रॉप जो है उसके अंदर एक्सिस प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो स्मॉल होगी उतना ही ज़्यादा एक्सिस प्रेशर वहाँ पर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये जो शेप हमने अलग अलग बनाई है, जैसे हमने सबसे पहले केस जो लिए थे प्लेन सरफेस हमने ली, उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि लिक्विड की सरफेस जो है वो कॉनकेव हो जाए, फिर हमने बात की थी कॉन्वेक्स हो जाए। तो लिक्विड की जो ये सरफेस है वो ये लिक्विड की सरफेस किसके बेसिस पर प्लेन होती है, किसके बेसिस पर कॉनकेव होती है और किसके बेसिस पर कॉन्वेक्स होती है। तो इन सब को बोला जाता है शेप ऑफ लिक्विड शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इसको बोला जाता है। अब देखो शेप ऑफ मेनिस्कस क्या होता है,
इसकी अगर हम बात करें तो कोई भी लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, वो लिक्विड की सरफेस जैसे कोई भी अपने पास कैपिलरी ट्यूब है या कोई भी ग्लास ट्यूब है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने लिक्विड को डाला, तो लिक्विड को डालकर अगर हम देखें तो उस लिक्विड की सरफेस जो है वो कई बार हमें बिल्कुल प्लेन नज़र आती है और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो बीच में से, सेंटर में से कुछ थोड़ी नीचे हो रखी है, या फिर अगर हम उसके अंदर मरकरी डाल दें उस ग्लास ट्यूब के अंदर तो हमें ये नज़र आ जाएगा कि लिक्विड का जो सेंटर है अपर पार्ट का वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो लिक्विड की जो सरफेस है उसकी नेचर उसका किस तरीके का होता है, क्या वो प्लेन सरफेस होती है, कैसे वो कॉनकेव होती है, कैसे वो कॉन्वेक्स होती है, इन सब का पता चलता है हमें दो फोर्स के द्वारा। दो फोर्स कौन कौन से, एक तो होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडेसिव फोर्स, जो हमने शुरुआत के अंदर पढ़े थे। तो कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स ही उस लिक्विड की सरफेस की शेप के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी उन्हीं के वजह से उनकी शेप जो है लिक्विड की वो अलग अलग होती है। तो जो शेप ऑफ लिक्विड है, शेप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टू फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स, सबसे पहली बात कोहेसिव, दूसरा एडेसिव। अब अगर हम कोहेसिव और एडेसिव की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पर तीन केस लेने हैं जो हमने पढ़े थे, प्लेन सरफेस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो तीनों सरफेस के लिए ही एक बार मैं आपको नॉर्मली ऐसे ही बना के दिखा दूँ कि हम लोगों ने एक कोई ट्यूब ले ली यहाँ पर, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। अब इस लिक्विड का एक मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, इसको मैं नाम दूंगा कि ए मॉलिक्यूल है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है जो इस ग्लास ट्यूब के साथ, ग्लास ट्यूब कैसी है, सॉलिड, इस सॉलिड के साथ भी कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये जो मॉलिक्यूल ए है इस पर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ए मॉलिक्यूल तो लिक्विड का ही है, तो लिक्विड वाले मॉलिक्यूल जब ए पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो कौन सा हो जाएगा, वो तो हो जाएगा कि सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब सॉलिड यानी ग्लास ट्यूब के मॉलिक्यूल ए यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों ही फोर्स को हमने क्या बोला था, एक को कोहेसिव, दूसरे को एडेसिव। तो यहाँ पर ए मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ए मॉलिक्यूल पर कोहेसिव और एडेसिव फोर्स जो लग रहे हैं वो दोनों कोहेसिव और एडेसिव फोर्स की वजह से शेप चेंज होती है उसकी, और ये दोनों फोर्स ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं ए, तो अगर ए मॉलिक्यूल की बात करें, इफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड in touch with solid vessel, then force on these molecules is, कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम लोग कौन सा फोर्स जो है वो यहाँ पर लगेगा, तो सबसे पहला जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो होता है फोर्स ऑफ एडेसिव। यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो होता है फोर्स ऑफ एडेसिव। फोर्स ऑफ एडेसिव जो है वो किधर लगेगा उसकी डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और वो किधर लगता है वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम फोर्स ऑफ एडेसिव की बात करें, सबसे पहले हम कौन सा फोर्स लिख रहे हैं, एडेसिव फोर्स। दूसरा जो फोर्स है अपने पास वो दूसरा फोर्स कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स।
कोहेसिव फोर्स। अब एडेसिव फोर्स की बात करें तो एडेसिव फोर्स किस किस के बीच में लगेगा, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में, यानी एक तो ग्लास ट्यूब ले रहे हैं या वेसल जो ले रहे हैं, वेसल और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, और लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो एडेसिव फोर्स लग रहा है, तो इसकी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होगी, आउटवर्ड्स होगी। आउटवर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे ये आपके पास कोई वेसल है, यहाँ पर ए मॉलिक्यूल अभी हमने शो किया था, तो इस ए मॉलिक्यूल पर जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इधर होगी। एडेसिव फोर्स की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ठीक है। अब कोहेसिव फोर्स एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, यानी लिक्विड के जो और मॉलिक्यूल हैं वो इस ए मॉलिक्यूल पर जितना फोर्स लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। कोहेसिव फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होती है, हमेशा फिक्स होती है, और कितनी होती है, 45 डिग्री विथ वर्टिकल, यानी वर्टिकल लाइन जो है इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी ये वर्टिकल लाइन और इसके साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगा, ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा। कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स बनाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। अब ये जो एडेसिव और कोहेसिव फोर्स लग रहे हैं, हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट निकालना है, और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन के बेसिस पर हमें देखना है कि उस लिक्विड की सरफेस किस तरीके की होगी। अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी लिक्विड की सरफेस। जो ये यहाँ पर अपने पास एडेसिव और कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इस रिजल्टेंट फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होती है लिक्विड की सरफेस। अब हमें ये देखना है कि किस कंडीशन के अंदर तो कॉन्वेक्स होगी, किस कंडीशन के अंदर कॉनकेव होगी, तो उसको देखने के लिए हमें इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो निकालना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो देखो एफ ए इधर लग रहा है, एफ सी इधर लग रहा है, ये वाला एंगल अगर मैं देखना चाहूँ तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री। तो एफ ए और एफ सी दोनों के बीच का जो ये टोटल एंगल है वो कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। अब फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मुझे एफ ए और एफ सी दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो मैं बोलूँगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसे हम एफ एन से डिनोट कर लेते हैं। रिजल्टेंट फोर्स जो है इसे हम किससे डिनोट कर लेते हैं, एफ एन से डिनोट कर लेते हैं। और इस रिजल्टेंट फोर्स की अगर हम वैल्यू देखना चाहें तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, तो मैं बोलूँगा वैल्यू जो है वो आ जाएगी अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस में एफ सी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एफ ए एफ सी कोस 135। यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब cos 135 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1/√2। तो cos 35 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ -1/√2 तो अपने पास एफ एन जो है इसकी वैल्यू मिल जाती है। अब अगर हमें यहाँ पर वैल्यू क्या कुछ भी नहीं करना है, चाहे कितनी भी वैल्यू आए, हमें ये पता करना है कि ये जो एफ एन आ रहा है इस एफ एन की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी लिक्विड के सरफेस की। तो हमें इसकी डायरेक्शन से मतलब है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू चाहे कितनी भी आए उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ एफ एन की बात करें कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो हम डिनोट करते हैं 10 से, कि जो रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो 10 अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा, तो ए और बी के रूप में आपने इसको पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एफ ए और एफ सी के अंदर देखना चाहें तो जो अपने पास वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आएगी, एफ सी साइन 135 डिग्री अपॉन में एफ ए प्लस एफ सी कोस 135
5 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है दोनों के बीच में वो कितना बन रहा है, 135 बन रहा है। तो अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो ये, और अगर हमें डायरेक्शन देखनी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उस लिक्विड के सरफेस की शेप देखने के लिए, तो डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू होती है एफ सी साइन 135 अपॉन एफ ए प्लस एफ सी कोस 135। और इसके अंदर जो काम में जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या होती है, वो आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमें क्या करना है, हमें ध्यान में रखनी है सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, कि जो लिक्विड की सरफेस है वो लिक्विड की सरफेस हमेशा एफ एन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैं यहाँ पर एक बात जो है वो लिख देता हूँ कि सरफेस ऑफ, एक बात जो है वो लिख देता हूँ कि सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड is always perpendicular to, always perpendicular to resultant force, always perpendicular to resultant force। और इसे हमने किससे लिखा है, एफ एन से लिखा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम शेप की बात करेंगे तो मैंने क्या कहा, tan अल्फा पर डिपेंड करता है। अब tan अल्फा पर डिपेंड करता है तो अब हम डायग्राम से देख के बना के देखते हैं कि किस किस तरह की शेप कब कब बनती है। तो आपको tan अल्फा ध्यान में रखना है, क्या होता है, एफ सी साइन 135 अपॉन एफ ए प्लस एफ सी कोस 135। नोट कीजिए। चलिए हमें ध्यान में रखनी है केवल ये फॉर्मूला, और इसी के बेसिस पर हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी भी लिक्विड की सरफेस जो है वो कैसी होगी। चलिए फॉर्मूला हमने नोट कर लिया। फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला मैं यहाँ पर सेंटर के अंदर लिखता हूँ कि tan अल्फा इज इक्वल टू एफ सी साइन 135 डिग्री अपॉन एफ ए प्लस एफ सी कोस 135। अगर साइन 135 की और कोस 135 की वैल्यू रखें तो साइन 135 होता है 1/√2 और cos 135 होता है -1/√2। तो जो अपने पास आंसर है वो क्या बन जाएगा, देखो एफ सी अपॉन में √2 अपॉन में एफ ए प्लस में, या मैं माइनस को ले आऊँ यहाँ पर, माइनस एफ सी /√2 बन गया। ये √2 अगर एलसीएम लूँ तो √2 एफ ए माइनस एफ सी, और √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, अपने पास आंसर बन जाएगा एफ सी अपॉन √2 एफ ए माइनस एफ सी। ये अपने पास इसका आंसर बन जाएगा। और इसी के बेसिस पर हम लोगों को शेप पता करनी है। अब देखो यहाँ से शेप अगर हम पता करनी चाहें तो सबसे पहली बात मैं कंडीशन जो है वो ले रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन की हम लोग बात करेंगे कि इफ़ एफ सी इज इक्वल टू √2 एफ ए। फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, क्या लिया है कि एफ सी और √2 एफ ए जो है वो क्या हो, इक्वल हो। सेकंड कंडीशन की हम बात करें तो सेकंड कंडीशन हम लोग लेंगे कि एफ सी इज लेस देन √2 एफ ए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है
वो हो जाएगी एफ सी इज ग्रेटर देन √2FA। ये लिख दिया। चलिए फर्स्ट केस की बात करें, वो बोल रहा है कि एफ सी और √2FA दोनों इक्वल हैं। अब अगर दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से देखो, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो नीचे क्या बनेगा 0, वो और एफ सी अपॉन में 0, किसी के भी नीचे 0 लग जाता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है इनफाइनाइट। यानी tan अल्फा की जो वैल्यू है वो tan अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट बन गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो अब अगर इसको मैं डायग्राम से देखना चाहूँ तो देखिए किस तरीके से हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि हमारे पास ये एक लिक्विड सरफेस है, सॉरी लिक्विड वेसल है अपने पास। इस वेसल के अंदर हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने नाम दिया था ए वाला मॉलिक्यूल, इस ए मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इस ए मॉलिक्यूल पर एक फोर्स तो लग रहा था इधर, इसको हमने क्या बोला FA एडेसिव फोर्स। दूसरा फोर्स लग रहा था इधर, क्या था वो FC कोहेसिव फोर्स। ये वाला एंगल जो है वो कितना लिखा था हमने 45 डिग्री, टोटल एंगल ये 135। अब रिजल्टेंट फोर्स जो है जो इन दोनों का हमने निकाला, उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आ रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। कितना एंगल बनाते हुए आ रहा है 90 डिग्री। तो ये है आपके पास 90 डिग्री एंगल वाला FN। तो हमने क्या लिखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर होती है हमेशा सरफेस। तो अगर इसके परपेंडिकुलर होगी सरफेस तो इसके परपेंडिकुलर सरफेस बनाऊंगा, तो हमने सरफेस बना दी इस तरीके से। यानी ये जो लिक्विड है इसकी सरफेस कैसी होगी, प्लेन सरफेस होगी। तो अगर √2FA FC के इक्वल हो जाए तो मैं बोलूँगा FA FC के इक्वल हो जाए तो मैं बोलूँगा कि जो लिक्विड की सरफेस है वो कैसी आएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी FN के, और कैसी आएगी प्लेन सरफेस आएगी। तो जो सरफेस है वो कैसी आ जाएगी, प्लेन सरफेस आ जाएगी। अब अगर इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखना चाहें कि प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल हमें बताइए कि प्लेन सरफेस कब आती है, तो प्लेन सरफेस का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जब सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब के अंदर, कोई भी सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब होती है उसके अंदर जब हम प्योर वाटर को डालते हैं तो शेप जो है वो बिल्कुल क्या बनती है, प्लेन सरफेस की शेप बनती है। तो अगर हम एग्जाम्पल भी इसके अंदर लिखना चाहें तो मैं बोल सकता हूँ कि प्योर वाटर इन सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसके अंदर जब प्योर वाटर को डाला जाता है तो उसकी शेप जो बनती है वो बिल्कुल क्या बनती है, प्लेन सरफेस बनती है। अब सेकंड केस की हम लोग बात करें कि FC की अगर हम बात करें FC की, तो FC की वैल्यू जो है वो लेस देन √2FA है। √2FA से अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे कि √2FA से वैल्यू FC की कम है, यानी FC स्मॉल है, √2FA ग्रेटर है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यानी tan अल्फा कैसा आएगा, तो मैं लिखूंगा कि अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो tan अल्फा भी पॉजिटिव आएगा। और अगर tan अल्फा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 90 है या स्मॉलर देन 90 है। तो मैं बोलूँगा अल्फा जो है वो 90 डिग्री से कम है, क्योंकि जब tan अल्फा पॉजिटिव आ रहा है तो tan अल्फा पॉजिटिव कब आता है, जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो अल्फा है वो एक्यूट एंगल हो,
अल्फा जो है वो कैसा एंगल हो, एक्यूट एंगल हो। तो एक्यूट एंगल होगा तो देखो डायग्राम से हम लोग इसे बनाते हुए शेप देखते हैं लिक्विड की क्या बनेगी। तो हमने एक यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब ले ली, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड का एक ही मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से ही हमें पता चल जाएगा कि लिक्विड की सरफेस कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ एडेसिव इधर, ठीक है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, कौन सा, कोहेसिव फोर्स, ये एडेसिव फोर्स, ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब वो जो अपने पास अल्फा की वैल्यू आ रही है वो लेस देन 90 आ रही है। लेस देन 90 आने का मतलब रिजल्टेंट किधर लगेगा। अब मैं यहाँ से अगर एंगल काउंट करूँ तो 90 डिग्री तो यहाँ पर हो गया। अब 90 से कम यानी जो यहाँ पर Fn आएगा वो Fn यानी रिजल्टेंट फोर्स आएगा यहाँ पर, और ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया, अल्फा हो गया। यानी अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 आ रही है। तो लेस देन 90 आ रही है तो मैं बोलूँगा Fn के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है शेप लिक्विड की। तो अगर हम यहाँ पर लिक्विड की शेप की बात करें तो देखो जब यहाँ पर था तो बिल्कुल प्लेन आ गई थी, यहाँ पर है तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम बनाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर जो शेप बनेगी इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में हमने देखा है तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बनना चाहिए, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि Fn के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो सरफेस है वो सरफेस कैसी बनी, तो सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो सरफेस अपने पास बन रही है ये बन रही है कॉनकेव सरफेस। तो ऊपर वाली जो हमने कंडीशन लिखी है जिसके अंदर यदि FC की वैल्यू √2FA से कम है तो जो शेप बनेगी इस लिक्विड की वो शेप जो है वो कैसी बनेगी, कॉनकेव बनेगी, या सरफेस की शेप जो है वो कॉनकेव बनेगी। अब अगर इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे सिंपल सा है, वाटर इन ग्लास ट्यूब। कोई भी ग्लास की ट्यूब है उसके अंदर जब वाटर को डाला जाता है तो उस वाटर की शेप जो है, सरफेस की शेप जो है वो कैसी नज़र आती है, कॉनकेव नज़र आती है। चलिए थर्ड केस की तरफ बात करते हैं। दोनों केसों को पहले ध्यान से देखो कि क्या क्या हमने किया है। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो FC जो है वो ग्रेटर देन √2FA आ रहा है। तो FC अगर √2FA से ज़्यादा है तो देखो क्या पोजीशन बनेगी यहाँ पर, FC ज़्यादा √2FA कम। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ये वाला पार्ट अगर नेगेटिव आएगा तो मैं बोलूँगा tan अल्फ़ा कैसा आएगा, tan अल्फ़ा आएगा नेगेटिव। और tan अल्फ़ा नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ अल्फ़ा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। अल्फा जो है वो कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी 90 डिग्री से ग्रेटर है। अब 90 डिग्री से ग्रेटर बनाओ यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक ट्यूब ले ली, वेसल ले लिया, इसके अंदर हमने लिक्विड को भर दिया। हम केवल यहाँ वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो देखो कौन कौन से फोर्स हमने अभी देखे थे। एक फोर्स अपने पास इधर लग रहा था, फोर्स हमने अभी देखे थे, एक फोर्स अपने पास इधर लग रहा था जिसे हमने बोल दिया एडेसिव फोर्स, दूसरा फोर्स इधर लग रहा था जिसे हमने बोल दिया कोहेसिव फोर्स। ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया था। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आ रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर, यानी जो अल्फा बनाएगा रिजल्टेंट एंगल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर बनेगा। तो 90 डिग्री तो ये रहा यहाँ तक, इससे ग्रेटर यानी जो रिजल्टेंट एंगल बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर होगी, और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा अल्फा। तो ये अल्फा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है। अब इसके परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होगी लिक्विड की सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं लिक्विड की सरफेस बनाऊं तो मैं लिक्विड की सरफेस बनाऊंगा इस तरीके से। अब ये वाली जो सरफेस बन रही है ये किस तरीके की सरफेस बनेगी, तो हम बोलेंगे ये वाली जो सरफेस है वो कैसी बन रही है, कॉन्वेक्स बन रही है। तो ये जो सरफेस है वो कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी। अब कॉन्वेक्स सरफेस क्यों बन रही है, क्योंकि एफ सी की वैल्यू ग्रेटर देन √2fa है। इसका मतलब tan अल्फा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव कब आता है, जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर हो, यानी अल्फा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो। अगर इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर जब मरकरी को फिल किया जाता है तो मरकरी जो है उसके लिए सरफेस कॉन्वेक्स बनती है, यानी एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, मरकरी इन ग्लास ट्यूब। किसी भी ग्लास ट्यूब के अंदर जब मरकरी को फिल किया जाता है तो उस लिक्विड की या मरकरी की जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स टाइप की सरफेस बनती है। तो किसी भी लिक्विड की सरफेस कॉनकेव बन रही है या कॉन्वेक्स बन रही है या प्लेन बन रही है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है tan अल्फा पर, कि tan अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी है, एफ सी ग्रेटर देन √2fa है या एफ सी इक्वल टू √2fa है या एफ सी की वैल्यू √2fa से कम है। इस पर वो चीज़ डिपेंड करती है। नोट डाउन कीजिए।